खबर है जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ। मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा की राजनीति में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन में नवीन बाबू की सरकार की जगह अब बीजेपी वहां पर सत्ता में है। लेकिन इस इलेक्शन में एक मसला, बड़ा मसला रहा था, और बड़ा मसला यह था कि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उनके तहखाने में एक तिजोरी है, एक खजाना है। उस खजाने को सरकार खोल नहीं रही है और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर हम सरकार जीतते हैं तो हम अंडरग्राउंड के खाने में जो तहखाना है उसे खोलेंगे और खोलकर बताएंगे कि उसमें कितना धन है। अब कोई सरकार नहीं खोल रही है, कोई सरकार खोल रही है। सुर्खी बनती है कि कभी 40 साल बाद अब जाकर यह तहखाना खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा वजह यह निकल कर आती है कि पहले वाली सरकार क्यों नहीं खोल रही थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बयानबाजी थी कि तहखाना खोलकर उसका माल संभवतया किसी ने चोरी कर लिया है या कोई गबन कर गया है, बस सरकार उसे चुप मारकर शांत बैठी है। ऐसा एक अंडरकरंट लोगों के दिमाग में इलेक्शन प्रचार के दौरान डाला गया। यही कारण है कि अब इस तहखाने को खोलकर जनता को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तहखाने में क्या है। यह तो है एक कारण। हो सकता है कि यह कारण लिखित में कहीं ना हो, लेकिन जनता के मन में जो डाउट खड़ा किया गया कि खोल क्यों नहीं रही है सरकार, वो जो डाउट है ना, उस डाउट की क्लैरिटी अब खजाने के खुलने से हो रही है। नंबर दूसरा, कुछ माइथोलॉजिकल रीजंस भी दिए गए कि अगर खजाना खुलता है तो बड़ी आपदा आ सकती है और उस बड़ी आपदा में बहुत बड़ा नुकसान से सरकार बचना चाहती है, इसलिए खजाना नहीं खोल रही है। कुल मिलाकर खबर खजाने की है और इस खजाने का पूरा कहानी आज हम आपको अपने सेशन में बताने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा भी आपके साथ साझा करने वाले हैं और भी बहुत सी जानकारी इस सेशन में होने जा रही हैं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच साझा करें। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। फिलहाल जब हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस दिन को यादगार क्षण के रूप में याद रखा होगा। जगन्नाथ यात्रा के बीच में इतिहास की चर्चा होना लाजमी है कि क्या क्या है भगवान जगन्नाथ का इतिहास। भारत के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ आफ्टर ऑल क्या हिस्ट्री रखते हैं, क्या इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सारी बातें। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में अगर हम बात करें तो जिसके कारण जगन्नाथ जी सुर्खी में है वो सुर्खी में होने का है रत्न भंडार, सबसे बड़ा कारण, जिसका आंतरिक रत्न भंडार खुलने को है, जिसमें संभावित है कि 50 किलो सोना रखा है, 134 किलोग्राम चांदी रखी है और ऐसी चीजें रखी हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। यहां पर 3 प्रकार के रत्न भंडार हैं, जिनमें सबसे बाहर का जो भंडार है जिसे वर्तमान रत्न भंडार कहा गया है, जिसमें डेली यूज के लिए, अनुष्ठानों के लिए, भगवान के लिए गहने और इत्यादि यूज किए जाते हैं, जिनमें लगभग 3.5 किलो सोना, 30 किलो चांदी रखी हैं। इसी प्रकार से एक बाहरी रत्न भंडार है जिसमें लगभग 100 किलोग्राम सोना, 95 किलोग्राम सोना, लगभग 19 किलोग्राम चांदी रखी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। और तीसरा आंतरिक रत्न भंडार, जो सारा की सारा संकट है वो आंतरिक रत्न भंडार पर हो रहा है, क्योंकि बाहरी रत्न भंडार जो है यह समय समय पर खोला जाता रहा है। आंतरिक रत्न भंडार लंबे समय से नहीं खुला। इसी कारण से आज के सेशन में इस विषय की चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि इस आंतरिक रत्न भंडार की सुरक्षा सांपों के द्वारा की जाती है, इसीलिए सांपों को विशेष रूप से पकड़ने के लिए भी टीम के अंदर मेंबर्स को भेजा गया, डॉक्टर्स को भेजा गया, ताकि इस पूरी कार्यवाही को प्रॉपर तरीके से नोट किया जा सके। कहा जाता है कि इस रत्न भंडार को पहले 1978 में खोला गया था, इस वजह से एक लंबे समय बाद यह रत्न भंडार खुल रहा है, इसलिए यह 46 साल बाद की सुर्खी बन रही है। इस रत्न भंडार में कुछ इस प्रकार के आभूषण रखे हुए हैं, ऐसी जानकारी है। कहां की घटना है, क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात है भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा की। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पुरी, जगन्नाथ पुरी, जहां पर देश के अंदर
जहां पर समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी स्थित है। भारत के 4 प्रमुख 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। कहा जाता है कि स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव निवास करते थे, यानी भगवान जगन्नाथ निवास करते थे। अब ये स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ से पढ़कर सुना रहा हूँ, और भी बहुत सी स्टोरी हैं, लेकिन उनमें से जो फिलहाल स्टोरी सर्वाधिक मान्य है वो ये है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर भगवान नील माधव निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं, उन्हें आप निकालाइए और निकालकर मेरा मंदिर बनवाइए और मेरी वहां पर मूर्ति स्थापित कर दीजिए। राजा को यह सपना आता है। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला रहता था जिसका मुखिया था विश्ववसु। वो भगवान नील माधव का एक उपासक था और उसने इस मूर्ति को गुफा में छिपाकर रखा हुआ था कि बस मैं ही भक्ति करूंगा। नील माधव जी की भक्ति इसी मुखिया विश्ववसु के द्वारा की जाती थी, पूजा की जाती थी। राजा इंद्रद्युम्न अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपते हैं कि आप जाइए नीलांचल पर्वत से नील माधव की मूर्ति लेकर आइए। लेकिन जब वो विश्ववसु के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें जो प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, विद्यापति मुखिया विश्ववसु से मिलते हैं, उनकी पुत्री से विवाह करते हैं। कुछ दिन बाद विद्यापति अपने ससुर विश्ववसु से कहते हैं कि उन्हें भी नील माधव के दर्शन करने हैं। इस इच्छा के साथ विश्ववसु उन्हें पहले तो ले जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में बेटी की जिद के कारण विद्यापति को वहां ले जाते हैं। विद्यापति यहां पर आंख पर पट्टी बांधकर ले जाए जाते हैं। कहते हैं कि विद्यापति अपने हाथ में सरसों के दाने लेकर जाते हैं। उन दानों को इसलिए ले जाकर जाया जाता है ताकि वो उस गुप्त स्थान को जहां पर भगवान की मूर्ति छुपा कर रखी है वहां पर जाते समय दाने पटकेंगे, भविष्य में वहां पौधे उग आएंगे, तो उन्हें फॉलो करते करते भविष्य में उस मंदिर तक जाया जा सके। तो सरसों के दाने अपने साथ ले गए और रास्ते में सरसों के दाने गिराते चले गए। कहा जाता है कि विश्वपति के साथ में जब विद्यापति देखने जाते हैं तो वहां पर जाकर के विश्ववसु के साथ में वो जाते हैं तो वहां पर पूरा रास्ता समझ जाते हैं। समझ करके वहां से उस मूर्ति को चुराते हैं और चुराकर राजा को दे देते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के पास नील माधव की मूर्ति आ जाती है। लेकिन इस बात से भक्त विश्ववसु बहुत दुखी होता है। इस दुख को देखकर भगवान भी दुखी होते हैं और कहते हैं कि यह प्रतिमा वापस यहां से उठकर नीलांचल पर्वत पर ही चली जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान ने इंद्रद्युम्न को सपने में फिर से वादा किया कि आप एक विशाल मंदिर बनवाइए तो मैं उसके पास खुद से लौट आऊंगा। इस पर इंद्रद्युम्न एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाते हैं। भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समुद्र से तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है, तुम उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया पर ये सब उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को, जो कि नीलांचल पर्वत पर पूजा कर रहा था, उनसे प्रार्थना की कि आप आइए और इस भारी भरकम लकड़ी को उठाइए और उठा करके इससे मंदिर तक लेकर चलिए। विश्ववसु उस भारी भरकम लकड़ी को उठाते हैं, मंदिर तक लेके जाते हैं। अब यहां पर इंद्रद्युम्न उस लकड़ी के टुकड़े से प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगरों को इनवाइट करते हैं। कहते हैं कि कारीगर जैसे ही छैनी हथौड़ी लकड़ी पर प्रयोग करें वो लकड़ी पर काम ही नहीं कर पा रही थी। तब भगवान के पास खुद सृजन के देवता विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की मैं इच्छा रखता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मैं बंद कमरे में इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और 21 दिन तक एकांत में रहकर मूर्ति बनाऊंगा। अगर किसी ने भी बीच में मुझे टोक दिया, रोक दिया, तो यह कार्य अटक जाएगा। इस बात को राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो उस कमरे में जाते हैं, बंद दरवाजे कर दिए जाते हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक तो छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आती हैं। छैनी हथौड़ी की आवाज़ से ये माना जाता है कि अंदर काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच में राजा की रानी, जो रानी गुंडीचा हैं, वो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी और दरवाजे के कान के पास आवाज सुनने के लिए आई कि क्या वाकई में अंदर काम चल रहा है कि कहीं बुजुर्ग व्यक्ति को कोई दिक्कत हो गई है। इसी बीच में जब उन्हें लगा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है तो डाउट हुआ कि कहीं कारीगर मर तो नहीं गया। इससे घबराकर वो राजा के पास जाती हैं और कहती हैं कि साहब गेट खुलवाइए, डाउट है अंदर से छैनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई है।
इस पर राजा दरवाजा खुलवाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलवाते हैं तो यहां पर 3 इस प्रकार की भव्य मूर्तियां रखी हुई मिलती हैं। चूंकि यहां पर भगवान विश्वकर्मा नहीं थे और ऐसी स्थिति में 3 मूर्तियां जो कि अधूरी बनी हुई मूर्तियां दिखाई दी, ये देख करके सब चौंक जाते हैं। इन 3 मूर्ति में एक मूर्ति भगवान नील माधव की थी। उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी, और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। ये 3 मूर्तियां यहां पर दिखाई देती हैं। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब से ये काष्ठ की बनी मूर्तियां ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगी। राजा इंद्रद्युम्न इन्हें भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व यानी जो पूर्ण नहीं हुई अपूर्ण प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से लेकर अब तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ लगातार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसा भी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु शरीर त्याग कर जा रहे थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनके शरीर का एक हिस्सा छोड़कर सारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। वो हिस्सा था भगवान कृष्ण का दिल। कहते हैं कि यह दिल आज भी धड़क रहा है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। ये मानकर भगवान जगन्नाथ जी की आज भी पूजा की जाती है। तो ये तो हुआ भगवान जगन्नाथ जी का इतिहास जो आपने सुना। क्या मान्यताएं हैं, किस तरह से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। ठीक है साहब, ये मंदिर बना हुआ था। इस मंदिर का कई बार निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान जो मंदिर बना हुआ है वो 7वीं सदी का है। 1174 में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के 4 द्वार हैं। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा व्याघ्र द्वार, चौथा हस्ती द्वार। मंदिर के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। हमने इनके ऊपर पहले भी एक बार सेशन किया है, जुलाई माह में जब ये चर्चा थी, तब अंकित इंस्पायर इंडिया पर प्रॉपर एक डिटेल में जानकारी बताई गई है। बताया गया है कि जहां 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना बनता है। ये प्रसाद मैंने भी पाया है, अत्यंत मतलब लाजवाब होता है। कभी आप समय मिले तो जगन्नाथ जी की यात्रा में इस रसोई तक जरूर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुरी जगन्नाथ, मैंने यहां पर जाकर एक व्लॉग भी बनाया है, वो भी शायद मैंने अपने किसी चैनल पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा। पुरी जगन्नाथ टेम्पल की जो अब बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यहां पर भगवान का एक रत्न भंडार है जो 46 साल बाद खुलने की सुर्खी बनी हुई है। तो 12वीं सदी में बना हुआ या जीर्णोद्धार के बाद का ये जो मंदिर है, ये 46 साल बाद अब अपने रत्न भंडार को खुलता हुआ देख रहा है। रत्न भंडार के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 प्रमुख हिस्से हैं। मतलब एक तो रोज दिनचर्या का हिस्सा है, वो तो हमने बता ही दिया, वर्तमान हिस्सा जिसे कहा जा रहा है। रत्न भंडार के 2 बड़े हिस्से हैं। एक बाहरी भंडार है जिसके अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के आभूषण रखे हैं। बाहरी भंडार जो है वो रथ यात्रा के दौरान खुलता है और वहां से रत्न आभूषण लेकर के भगवान को पहनाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भीतरी भंडार है, जहां पर क्या रखा है, यह जानकारी अपने आप में बड़ा रहस्य बनी हुई है कि इस भंडार में क्या है। कहते हैं कि 1985 में, 1978 के बाद 1985 में भी प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय कोई लिस्ट अपडेट नहीं हुई कि उस समय सामान क्या है। कहते हैं कि ये जो आंतरिक भंडार है ये 3 बार खुला है, 1905, 26 और 78 खोला गया। इसमें बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई, लेकिन 1985 में भी एक बार खोलने का प्रयास हुआ, लेकिन उसकी लिस्ट अपडेट नहीं की गई। 78 के कारण, तभी से 78 की वजह से आज तक यानी 13 मई से 13 जुलाई के बीच में मौजूद सामानों की जो लिस्ट है उसमें 128 किलो सोना, 222 किलो चांदी होने की बात कही जा रही है। मतलब 78 से 85 का काउंट इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि उस समय लिस्ट अपडेट नहीं की गई। तो 78 से 24 के बीच में, 46 सालों के बीच में, यह संभावना व्यक्त की जाती है कि यहां पर 128 किलो सोना रखा है और 222 किलो चांदी रखी गई है। और इस बीच में इस मंदिर में जो संपत्ति आई उसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये सुर्खियां चल रही हैं कि साहब यहां पर 128 किलो सोना रखा है और 222 किलो के आसपास ये चांदी रखी हुई है। 78 की जानकारी मार्केट में उपलब्ध है। 85 का दावा है कि उसका लिस्ट अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए 46 साल बार बार कहा जा रहा है। 2018 की एक जबरदस्त खबर है जिसके बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या हुआ? इस रत्न भंडार को खोलने के लिए कई बार हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने का निर्देश दिया कि भाई इस रत्न भंडार को खोलिए। 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर जब 16 लोगों की टीम रत्न भंडार का चैम्बर खोलने पहुंची,
तो वो खाली हाथ लौट आई। क्यों? बोले साहब चाबी खो गई। मतलब ये वाली बात कि हाईकोर्ट का आदेश है, 16 लोगों की टीम खोलने जाती है, लेकिन वो ये कहकर वापस आ जाती है कि साहब हमें इस दरवाजे की चाबी नहीं मिली, हम यहां से वापस लौट आए। चाबी नहीं मिलना अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बना। 2018 में हाईकोर्ट के आदेश पे ये आंसर कि चाबी ही नहीं है तो खोलेंगे कैसे, ये कहानी अपने आप में काफी जगह कवर की जाती है कि यार गजब ही हो गया। मतलब यहां पर चाबी नहीं मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो गया। मतलब आप न्यूयॉर्क टाइम्स तक में देखें, खबर इस तरह छपी कि मिसिंग की टू ए टेंपल ट्रेजरी वॉल्ट इग्नाइट ए फ्यूरर। मतलब यहां पर काफी ज्यादा इस बात का मतलब रहस्यमय बात हो गई कि साहब चाबी खो गई। मतलब ये बात रहस्यमय है कि शर्मिंदगी की है कि मजाक की है, नहीं पता कि मतलब हाईकोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं कर रहा है। इस बात पे नवीन पटनायक साहब ने एक इंक्वायरी कमीशन गठित किया। इंक्वायरी कमीशन ने 324 पेज की एक रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपी। हालांकि वो रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक नहीं की गई। फिर यह बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को आदेश दिया जाता है कि यह मिसमैनेजमेंट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा जाए कि वो वापस जाएं और यहां पर जाकर के वो प्रॉपर तरीके की जानकारी निकालें। इस बीच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सील्ड एनवलप में चाबी दे देते हैं कि साहब हमें एक दूसरी चाबी मिल गई है जो उसकी कॉपी है, इससे इन्हें खोला जा सकता है। खैर कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह बना कि उस वॉल्ट में यानी कि उस तिजोरी में, उस खजाने में जो सामान रखा है उसे लेकर कोर्ट का जो आदेश है कि इसकी रेगुलर ऑडिट की जानी चाहिए, कितना सामान रखा है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, कहीं कोई सरकारी लीकेज तो नहीं है, माल है भी कि नहीं है, सरकार का माल चोरी तो नहीं हो गया, भगवान का सामान तो चोरी नहीं हो गया है, इसकी ऑडिट कौन करेगा। इस ऑडिट को लेकर के समय समय पर डायरेक्शंस दिए जाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं साहब। उड़ीसा के इस टेंपल को लेकर जगन्नाथ टेंपल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर रत्न भंडार को हर 3 साल के अंदर ऑडिट करने की बात लिखी हुई है। लेकिन 1978 के बाद से कोई ऑडिटिंग नहीं हुई है। इसे लेकर के चर्चा मतलब उड़ीसा में बहुत बनी। यही कारण है कि इस जगह को लेकर के 2018 से मुद्दा बनता रहा है कि इस जगह की ऑडिट क्यों नहीं हो रही है। चुनाव होते हैं, चुनाव में बीजेपी मुख्य पार्टी के रूप में होती है, उड़ीसा को नए सीएम मिलते हैं मोहन मांझी, और वो चुनाव प्रचार में किए गए अपने वादे, जो कि मैनिफेस्टो में डाला गया वादा था, जिसमें यह था कि अंडर द इनजस्टिस डन बाय द हिंदू डिवोटी बाय गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ पुरी टेंपल फॉर दिस वी विल एक्सपीडाइट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसिंग की। हम इस मामले की जांच करेंगे कि चाबी कैसे खोई रत्न भंडार की। नंबर दूसरा, हम पूरी तरह से ऑडिटिंग प्रोसेस को रीस्टोर करेंगे और जो भंडार की इन्वेंट्री है कि क्या क्या सामान उसमें मिला है उसे पूरी तरह पब्लिश करेंगे और जनता को बताएंगे। हम ये श्योर करेंगे कि जो मठ वहां से हटाए गए थे पूरी परिक्रमा के अंदर से, उसको पूरी तरह कंपनसेट किया जाए और वापस से रीएस्टैब्लिश किया जाए। और हम चारों गेट जो जगन्नाथ टेंपल मंदिर के हैं उन्हें वहां के सारे की सारे डेवोटीज के लिए खोलेंगे। इस तरह से जगन्नाथपुरी को लेकर के यहां पर यह वादे किए गए। 16 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी को समय फिर से बुलाया गया कि आप जाइए और 14 जुलाई के दिन जाकर के इस खजाने को खोलिए। राज्य सरकार ने इसके लिए 16 सदस्यीय समिति गठित की, जो कि यहां रखे हुए आभूषण और कीमती सामान का लेखा जोखा रखने के लिए जाएगी और 14 तारीख को इसे खोलने की सिफारिश दी गई। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि प्रॉपर तरीके से हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाए हैं, किस तरह से इसको किया जाएगा। इसको करने के लिए रविवार का दिन चुना गया, दोपहर 1:28 पर इसे खोला गया। भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादार समेत 11 लोग यहां मौजूद रहे। इस बीच में मुख्य प्रशासन अरविंद पाड़ी ने बताया कि जो आउटर रत्न भंडार का सामान है उसे तो लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया है, लेकिन अंदर वाला जो रत्न भंडार है उसका सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका है। अब यह काम बहुड़ा यात्रा या सुनावेशा के बाद किया जाएगा। मतलब यहां पर जो माल रखा है उसमें जो बाहर का माल था उसको तो निकालकर शिफ्ट भी कर दिया। देखिए आपके सामने तस्वीर है ये, जहां पर बाहरी जो खजाना था उसका सामान 6 बक्सों में कुछ इस प्रकार से रखकर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं जो अंदर वाला वॉल्ट है
उसके सामान को शिफ्ट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जगन्नाथ यात्रा चल रही है, समय सीमित है, दोपहर के अंदर जांच शुरू हुई है और यात्रा के लौटते समय बहुड़ा के बाद में बोले फिर से इसको वापस से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि रत्न भंडार को, मतलब इस पूरी प्रक्रिया के तहत, मतलब बाकी जो बचा हुआ रत्न भंडार है, इनर रत्न भंडार, उसके सामान को निकालने की प्रक्रिया बहुड़ा के दिन पूरी की जाएगी। फिलहाल के लिए उसे दोबारा से सील कर दिया गया है। इस बीच में पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया। पहला कि रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए, दूसरा अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए और तीसरा कीमती सामानों की सूची तैयार करने के लिए। यहां पर जस्टिस भी प्रेजेंट रहे। उन्होंने आकर बताया कि जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए टीम ताले काटकर भंडार में गई। वे लोग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी सामान की शिफ्टिंग के बाद इनर भंडार का ताला तोड़ा गया था, यानी इनर भंडार खुल तो गया है, सामान निकालकर उसे शिफ्ट नहीं किया गया है क्योंकि समय कल कम था। नए ताले लगाकर अब रत्न भंडार जो अंदर वाला है उस पर नए ताले लगा दिए गए हैं, दोबारा सील कर दिया गया है और चाबियां जिम्मेदारों को सौंप दी गई हैं। 5 दिन बाद आंतरिक भंडार फिर खोला जाएगा। सामान शिफ्ट करने के बाद इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा ताकि वो इस जगह की प्रॉपर वीडियोग्राफी करें, साथ ही साथ यहां का पूरा की पूरा मरम्मत किया जा सके। कहा गया कि यहां सांप मिल सकते हैं। यहां पर सांप तो नहीं मिले, लेकिन गहनों में पानी जरूर मिला, क्योंकि भाई मतलब बारिश का पानी भी हो सकता है, वो पानी यहां पर भरा हुआ मिला। ठीक है, हालांकि प्रॉपर तरीके से तैयारी की गई थी कि यहां पर अगर सांप भी मिलते हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उन्हें सुरक्षित छोड़ा जाएगा। यहां पर एक रोचक घटना और घटी, और वो घटना ये थी कि जांच के समय एसपी बेहोश हो गए। ये सुर्खी लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में उनकी तबीयत खराब थी या जो भी था, लेकिन चर्चा में आया हुआ है। तो कुल मिलाकर आंतरिक रत्न भंडार खुल तो गया है, नए ताले लगा दिए गए हैं, चाबी सौंप दी गई है, लेकिन सामान वहां से 5-6 दिन बाद निकाला जाएगा। तब तक के लिए फिलहाल यही अपडेट है। जब यह खुलेगा इसका आगे का अपडेट भी मैं आप लोगों तक प्रेषित करूंगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।